लिए बात करते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। इससे पहले उम्मीद करते हैं कि आप लोग बेस थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये सब का क्वेश्चन बनाए होंगे और बना भी होगा। तो आते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे। इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से पहले देखते हैं हम लोग रैंडम वेरिएबल। इसमें एक नया नाम आएगा, रैंडम वेरिएबल। तो रैंडम वेरिएबल क्या होता है? तो अगर किसी एक्सपेरिमेंट, कोई एक्सपेरिमेंट किए तो उस एक्सपेरिमेंट का कुछ ना कुछ सैंपल स्पेस आएगा। तो अब करेंगे क्या कि यहाँ पे एक नया वेरिएबल को डिफाइन करेंगे और वो वेरिएबल जो होगा उस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग ही लेंगे। तो एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे और उस वेरिएबल का जो इनपुट लेंगे उस सैंपल स्पेस में से ही लेंगे। तो जब उस वेरिएबल का इनपुट सैंपल स्पेस में से लेंगे तो वह वेरिएबल अपना कुछ ना कुछ रियल वैल्यू लेगा, तो उसे हम लोग कहेंगे रैंडम वेरिएबल। क्या होता है और अच्छे से समझते हैं क्या है रैंडम वेरिएबल। तो रैंडम वेरिएबल को जनरली एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। तो रैंडम वेरिएबल एक्स इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन, यानी रैंडम वेरिएबल एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, यानी इसका जो वैल्यू होगा कोई ना कोई रियल वैल्यू ही आएगा। हुज डोमेन इज द सैंपल स्पेस ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। मतलब जो रैंडम वेरिएबल होगा उस रैंडम वेरिएबल का जो डोमेन होगा, जो इनपुट होगा, वह जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है उसके सैंपल स्पेस में से ही होगा। ठीक है। तो रैंडम वेरिएबल होता क्या है? तो रैंडम वेरिएबल एक रियल वैल्यूड फंक्शन होगा जिसका डोमेन यानी इनपुट जो एक्सपेरिमेंट होगा उस एक्सपेरिमेंट के सैंपल स्पेस से ही होगा। अच्छे से और क्लियर हो, अगर नहीं हुआ है तो एक एग्जांपल देखते हैं और क्लियर करते हैं। सपोज 3 कॉइन्स आर टॉस। मान लिया कि हम 3 कॉइन को टॉस किए, तो 3 कॉइन को टॉस किए तो सैंपल स्पेस क्या होगा लिखने के लिए बताए थे। पहले तीनों जगह हेड ले लो, मतलब तीनों पे हेड आया, फिर 2 पे हेड, तीसरा पे टेल, फिर हेड टेल हेड, फिर टेल हेड हेड, फिर सभी जगह टेल ले लो, फिर टी टी एच, फिर टी एच टी, टी एच टी, फिर एच टी टी। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी यहाँ पे एन एस कितना हो जाएगा? टोटल सैंपल स्पेस 8 हो जाएगा। मान लिए लेट एक्स इक्वल टू नंबर ऑफ हेड्स, मतलब एक रैंडम वेरिएबल हम डिफाइन किए और वो रैंडम वेरिएबल क्या है? तो रैंडम वेरिएबल एक्स जो है वो क्या बोल रहा है? तो एक्स जो है वो नंबर ऑफ हेड्स है। तो नंबर ऑफ हेड्स है, इसका मतलब कि जब इस रैंडम वेरिएबल का जो हम इनपुट लेंगे, यहाँ पे एक्स क्या है? तो एक्स नंबर ऑफ हेड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो नंबर ऑफ हेड यानी जो एक्स वैल्यू लेगा जब 3 कॉइन को हम टॉस कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ हेड्स को हम लोग रैंडम वेरिएबल बोल दिए। तो ये जो एक्स का जो वैल्यू आएगा क्या आएगा? या तो 3 आएगा, 3 कहने का मतलब तीनों कॉइन पे हेड आ जाए, या 2 आएगा मतलब 2 कॉइन पे हेड आ जाए, या 1 आएगा 1 कॉइन पे हेड आ जाए, या 0 होगा यानी एक भी कॉइन पे हेड नहीं है। ठीक है। अगर हम रैंडम वेरिएबल, कोई रैंडम वेरिएबल डिफाइन किए और वो रैंडम वेरिएबल क्या है? नंबर ऑफ हेड्स। रैंडम वेरिएबल नंबर ऑफ हेड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यह जो रैंडम वेरिएबल है क्या क्या वैल्यू ले सकता है, यानी कितना हेड आ सकता है? 3 कॉइन को जब टॉस करेंगे तो 3 हेड आ सकता है, 2 हेड आ सकता है, 1 हेड आ सकता है, या एक भी हेड नहीं आ सकता है। यानी एक्स का जो वैल्यू होगा, रैंडम वेरिएबल का जो वैल्यू होगा, या तो 3 होगा, या 2 होगा, या 1 होगा, या 0 होगा। ठीक है। मतलब ये जो रैंडम वेरिएबल का जब इनपुट एच 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 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे एच 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 हो जाएगा, तब इसका वैल्यू 3 आएगा। ठीक है। जब रैंडम वेरिएबल का वैल्यू नहीं, रैंडम वेरिएबल का इनपुट एच 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 हो जाएगा तो 3 होगा। मान लो रैंडम वेरिएबल का इनपुट में आ गया एच एच टी, या एच टी एच, या टी एच एच, ए वाला और ए वाला, मतलब तब इसका वैल्यू 2 आएगा। 2 क्यों? यहाँ 3 क्यों आया? क्योंकि तीनों जगह हेड आया,
यहाँ 2 क्यों आया इसका वैल्यू, क्योंकि ए वाला होगा या ए वाला होगा या ए वाला होगा, यानी इसका जो नंबर होगा वो 2 होगा, मतलब 2 ही हेड आ रहा है। क्यों, क्योंकि एक्स क्या है, नंबर ऑफ हेड को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर अगर मान लो ए वाला, इसको छोड़ो, ए वाला और ए वाला लेंगे, मतलब टी टी एच या टी एच टी या एच टी टी, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू 1 आएगा। और फिर एक लास्ट, अगर टी 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 आ गया इनपुट रैंडम वेरिएबल का, तब वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। समझ में आ गया कि रैंडम वेरिएबल जो होगा, रैंडम वेरिएबल हम यहाँ पे क्या किए कि 3 कॉइन को टॉस किए और एक रैंडम वेरिएबल डिफाइन किए। रैंडम वेरिएबल क्या है, तो नंबर ऑफ हेड्स, तो नंबर ऑफ हेड्स, तो 3 कॉइन को टॉस कीजिएगा तो नंबर ऑफ हेड क्या हो सकता है, 3, 2, 1 या 0, एक भी हेड नहीं। यानी कि जब रैंडम वेरिएबल का इनपुट डोमेन एच 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 होगा, यही सैंपल स्पेस में से इसका इनपुट आ रहा है, एच 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 होगा, तब इसका वैल्यू 3 होगा। ए वाला और ए वाला होगा, मतलब यहाँ पे 2 हेड आ रहा है, तब इसका वैल्यू 2 होगा। ए वाला और ए वाला आ जाए, तब इसका वैल्यू 1 होगा, यानी इसमें नंबर ऑफ हेड 1 है। टी 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 हो गया इसका इनपुट, तो वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो कहने का मतलब, तो रैंडम वेरिएबल तो डिपेंड करेगा डिफाइन करने पे कि कैसा डिफाइन कर रहे हैं। अगर मान लो हम यहाँ पे एक्स को डिफाइन कर रहे हैं कि नंबर ऑफ 2 हेड्स, तो कुछ अलग आएगा इसका वैल्यू। तो डिपेंड करता है किस पे, कि आप रैंडम वेरिएबल को डिफाइन कैसे कर रहे हैं। तो यहाँ रैंडम वेरिएबल को हम डिफाइन कैसे किए हैं, नंबर ऑफ हेड्स, ठीक है। तो रैंडम वेरिएबल क्या है, तो रैंडम वेरिएबल एक रियल वैल्यूड फंक्शन है जिसका इनपुट, जिसका डोमेन आउटकम्स में से ही कुछ ना कुछ होगा। जैसे 3 कॉइन को टॉस किए और रैंडम वेरिएबल डिफाइन किए नंबर ऑफ हेड्स, तो एक्स का जो वैल्यू होगा, यानी जो रैंडम वेरिएबल का जो वैल्यू जाएगा, 3 जाएगा, 2 जाएगा, 1 जाएगा या 0 जाएगा। 3 कब जाएगा, जब ये वाला इनपुट आएगा। 2 कब जाएगा, जब ये सब में से कोई इनपुट आ जाए। और 1 कब जाएगा, जब इसमें से कोई वैल्यू आ जाए, कोई इनपुट आ जाए। और 0 कब जाएगा, जब टी 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 यानी तीनों जगह टेल आ जाए, ठीक है। तो रैंडम वेरिएबल समझ में आ गया होगा। और क्वेश्चन आगे और भी करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। खैर इतना पे क्लियर हो जाना चाहिए कि किसी एक्सपेरिमेंट में क्या करेंगे कि नंबर ऑफ, किसी एक्सपेरिमेंट में एक रैंडम वेरिएबल को डिफाइन करते हैं। इतना ध्यान में रखिए कि किसी एक्सपेरिमेंट में रैंडम वेरिएबल को डिफाइन किए तो उस रैंडम वेरिएबल का जो वैल्यू होगा कोई रियल वैल्यू आएगा, और जो रियल वैल्यू आएगा और रियल वैल्यू कब आएगा, तो उस रैंडम वेरिएबल का जो इनपुट लेना होगा। अब रैंडम वेरिएबल जैसा डिफाइन कीजिएगा वैसा ही उसका इनपुट सेलेक्ट होगा, और इनपुट जो आएगा उसके सैंपल स्पेस से ही आएगा। किसका सैंपल स्पेस, तो एक्सपेरिमेंट के सैंपल स्पेस, ठीक है। अब देखते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल। आपको क्वेश्चन दे देगा और बोलेगा कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखिए। तो क्या है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो इफ ए रैंडम वेरिएबल एक्स टेक्स द वैल्यू x1, x2, x3, xn with respective probability p1, p2, p3, pn, then probability distribution of x is given by। कहने का मतलब, अगर कोई रैंडम वेरिएबल x जो वैल्यू ले रहा है क्या, x1, x2, x3 डॉट डॉट xn, तो इस रैंडम वेरिएबल x का जो वैल्यू है x1 भी है, x2 भी हो सकता है, x3 भी हो सकता है, xn भी हो सकता है, विथ रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी। मतलब कि जब इस रैंडम वेरिएबल का x1 होगा तो उस रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी p1 है। जब इस रैंडम वेरिएबल का वैल्यू x2 होगा तो उसका प्रोबेबिलिटी आ रहा है p2। जब इस रैंडम वेरिएबल का वैल्यू x3 आ रहा है तब रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी p3 आ रहा है, एंड सो ऑन। इस रैंडम वेरिएबल x का जब आउटपुट या वैल्यू xn आ रहा है तब उसका प्रोबेबिलिटी pn है, ठीक है। मतलब कि अगर कोई रैंडम वेरिएबल है, उस रैंडम वेरिएबल का कुछ वैल्यू आ गया और उनका रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी अगर आ गया, प्रोबेबिलिटी है p1, p2, p3, pn, तब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो x का होगा रैंडम वेरिएबल का जो होगा वो कैसे लिखेंगे, तो इस तरह का बॉक्स बनाएंगे, इसमें x, इसमें px। x मतलब इसमें रैंडम वेरिएबल का वैल्यू, px मतलब जो रैंडम वेरिएबल का क्रॉसपॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी होगा। अब रैंडम वेरिएबल वैल्यू क्या ले रहा है, x1,
या x2 या x3 एंड सो ऑन या xn ले रहा है। जब रैंडम वेरिएबल का वैल्यू x1 है तब प्रोबेबिलिटी क्या है p1, x2 है तो प्रोबेबिलिटी क्या है p2, x3 है तो प्रोबेबिलिटी है p3 और xn है तो प्रोबेबिलिटी है pn। ऐसे आप लिख दिए, क्या कहलाया यह कहला गया रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो बहुत आसान है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखना। कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखने के लिए करेंगे क्या, तो जो भी रैंडम वेरिएबल होगा यानी x जो होगा उसका जो वैल्यू होगा उसको इस रो में लिख देंगे और उसके नीचे उसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी को लिख देंगे। यह कहलाएगा रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, मान लो इसी क्वेश्चन में बोलता कि 3 कॉइन को टॉस कर रहे हैं और x जो है एक रैंडम वेरिएबल डिफाइन किए जिसमें x क्या है नंबर ऑफ हेड है, तो इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताओ। तो क्या करते कि इसमें डायरेक्ट यहां से यहां आ रहा है, क्वेश्चन यहां पे है, हम यहाँ पे रैंडम एक्सपेरिमेंट यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे लिखेंगे वहां दिखा रहे हैं। तो क्या करेंगे, इस तरह का एक बॉक्स बनाएंगे, इसमें x लेंगे और इसमें क्या लेंगे, इसका प्रोबेबिलिटी लेंगे। अब x इस क्वेश्चन में x क्या क्या वैल्यू ले सकता है, तो 3 ले सकता है, 2 ले सकता है, 1 ले सकता है या 0 ले सकता है। क्लियर। जब रैंडम वेरिएबल का वैल्यू 3 होगा तो उसका रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो देखो रैंडम वेरिएबल का वैल्यू 3 कब आ रहा है, जब तीनों जगह हेड आ रहा है। रैंडम वेरिएबल का वैल्यू 3 कब आ रहा है, जब तीनों जगह हेड आ रहा है। तो अगर 3 कॉइन को टॉस किए तो तीनों जगह हेड आए, उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो उसका प्रोबेबिलिटी होगा 1/8। ठीक है। टोटल सैंपल स्पेस कितना है, 8 है। टोटल सैंपल स्पेस 8 है। तीनों जगह H आ जाए तो बहुत आसान सा है कि 3 कॉइन को टॉस किए तो सैंपल स्पेस इतना होगा, तो और सैंपल स्पेस जब इतना होगा तो तीनों जगह हेड आए इसका प्रोबेबिलिटी, तो तीनों जगह हेड आएगा तो यही आएगा ना हमारे लिए फेवरेबल। तो कितना नंबर है 1 और टोटल क्या है तो 1/8। या ऐसे भी कर सकते हैं, एक कॉइन पे हेड आएगा 1/2, दूसरा कॉइन पे हेड आएगा फिर 1/2, तीसरा कॉइन पे हेड आएगा फिर 1/2, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 यानी 1/8। ठीक है। 2 जगह हेड आए यानी 2 कॉइन पे हेड आए तब क्या प्रोबेबिलिटी होगा, तो 2 कॉइन पे हेड आए मतलब ए वाला और ए वाला कितना है 3 कितना 8। तो जब 2 जगह हेड आएगा तो इसका प्रोबेबिलिटी 3/8 होगा। एक जगह हेड आएगा तो एक जगह हेड आएगा मतलब ए वाला चलेगा या ए वाला चलेगा, ए वाला चलेगा, तो 3 है, टोटल 8 है। तो यहां भी हो जाएगा कितना 3/8। और 0 मतलब रैंडम वेरिएबल का वैल्यू 0 है, मतलब एक भी जब हेड नहीं आएगा तब प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो 3 कॉइन को टॉस करोगे और एक बार भी हेड नहीं आए तो केवल ये वाला आएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा 1/8। और यही क्या आ गया इस क्वेश्चन का, और इसमें जो रैंडम एक्सपेरिमेंट डिफाइन किए थे उसका क्या है, यह प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। और ये हमेशा ध्यान रखना कि जो रैंडम एक्सपेरिमेंट में जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जो प्रोबेबिलिटी होगा सभी का सम हमेशा जो होगा 1 होगा। यानी यहाँ पे क्या है 1/8 प्लस 3/8 प्लस 1/8 प्लस 3/8 प्लस 1/8, तो 1/8 कितना हो जाएगा 2/8 और 3/8 2 इंटू 3/8 क्या हो जाएगा 5 4, तो कितना होगा 1/4 प्लस 3/5, अच्छा 1 कितना 1/8 तो 2/8 का हो जाएगा 1/4। ठीक है 1/4 3/8 और 3/8, तो 3/8 और 3/8 कितना होगा, तो 3/4 1 आएगा।
यानी इसमें जितना भी प्रोबेबिलिटी होगा सबका 1 होगा। यहाँ क्यों नहीं 1 आ रहा है? अच्छा यहाँ पे 10 लिख दिया, कितना होगा 2, तो 4 टाइम 8 होगा ना यार। तो कितना होगा 1/4 अब प्लस यहाँ पे 3/4, 1/4 और 3/4 फाइनली कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे जितना भी प्रोबेबिलिटी हो सकता है उसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा, ध्यान में रखना है। तो क्लियर है कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है और रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे लिखते हैं। कुछ क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद, छापिए। देखिए मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल। अब क्या होगा, किसी रैंडम वेरिएबल का आपको पूछ देगा मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन किसी रैंडम वेरिएबल का क्या है। तो इफ ए रैंडम वेरिएबल x takes the value x1, x2, x3, xn with respective probability p1, p2, p3, pn, hence probability distribution of x is given by। अगर रैंडम वेरिएबल x अपना वैल्यू ये सब ले रहा है, प्रोबेबिलिटी उनका ये वाला है, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इतना होगा, ये पहले से मालूम है। देन मीन ऑफ x इज डिनोटेड बाय म्यू। तो जो रैंडम वेरिएबल x होगा उस रैंडम वेरिएबल x का जो मीन होगा उसको डिनोट करेंगे ऐसे म्यू से। डिफाइंड है, डिफाइंड एज करने का मतलब जो मीन होगा रैंडम वेरिएबल का उसका वैल्यू निकालेंगे कैसे, तो फॉर्मूला है, याद रखना है। कहाँ से आया है, तो स्टैटिक्स जब पढ़िएगा उसमें ये सब पढ़े होंगे, नहीं पढ़े कोई बात नहीं, इसको याद रखिए कि मीन जो है निकालने का तरीका क्या है। तो म्यू इक्वल टू होता है सिग्मा आई इक्वल टू 1 से एक्स आई पी आई। एक्स आई पी आई कहने का मतलब ये हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉरस्पॉन्डिंग एक्स का वैल्यू होगा और जो पी का वैल्यू होगा आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। सिग्मा का मतलब आप लोग जानते हैं, आई का वैल्यू जब 1 होगा तो यह होगा x1 p1 प्लस 2 होगा तो x2 p2, 3 होगा तो x3 p3 प्लस n होगा तो xn pn। इसको ऐड कर दीजिए, जो आएगा हमारा वैल्यू होगा। तो याद रखना है कि रैंडम वेरिएबल x, पहले तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिख लेना है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखने के बाद जो रैंडम वेरिएबल होगा, इस रैंडम वेरिएबल का जो मीन होगा, तो मीन का फॉर्मूला है म्यू इक्वल टू सिग्मा आई इक्वल टू 1 से एक्स आई पी आई। एक्स आई पी आई मतलब आई का वैल्यू 1 होगा तो x1 p1 प्लस x2 p2 प्लस x3 p3 प्लस प्लस xn pn। ठीक है। द वेरिएंस ऑफ x इज डिनोटेड बाय न्यू स्क्वायर। इसको म्यू पढ़ते हैं और इसको न्यू पढ़ते हैं, न्यू। ठीक है, तो जो भी पढ़ना है पढ़ लो, कुछ अलग पढ़ते तो अलग ही पढ़ो। खैर, द वेरिएंस ऑफ x इज डिनोटेड बाय न्यू स्क्वायर, डिफाइंड एज न्यू स्क्वायर। मतलब जो वेरिएंस होता है इसको न्यू स्क्वायर से ही हम लोग डिनोट करते हैं। डिफाइन कैसे करते हैं, वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो न्यू स्क्वायर इक्वल टू होगा, न्यू स्क्वायर इक्वल टू होगा सिग्मा आई इक्वल टू 1 से एक्स आई स्क्वायर पी आई माइनस म्यू स्क्वायर। यहाँ पे म्यू क्या है, मीन। मतलब ये हुआ कि सिग्मा, अच्छा यहाँ पे जो इस सिग्मा का जो इनपुट है केवल ये वाला है, ठीक है, माइनस न्यू स्क्वायर वो अपना अलग है। मतलब ये हुआ कि इसका वैल्यू आप लिखिएगा, इसका वैल्यू क्या होगा, तो आई का वैल्यू 1 लिखिएगा तो x1 स्क्वायर p1 प्लस आई का वैल्यू 2 आएगा तो x2 स्क्वायर p2 प्लस x3 स्क्वायर p3 प्लस x4 स्क्वायर p4 प्लस प्लस n अगर लेंगे तो xn स्क्वायर pn। तो जो भी इतना आएगा उसमें न्यू स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर देना है। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इज डिनोटेड बाय न्यू। वेरिएंस को न्यू स्क्वायर से और स्टैंडर्ड को न्यू से डिनोट करते हैं। डिफाइंड एज वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो बहुत आसान है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू हो जाएगा न्यू इक्वल टू रूट अंडर वेरिएंस। ठीक है, न्यू स्क्वायर वेरिएंस है और न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो क्या करेंगे, जो वेरिएंस आएगा उसमें रूट लगा देंगे, स्क्वायर से रूट खत्म होकर न्यू बच जाएगा तो वही डायरेक्ट कर देंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन रूट अंडर वेरिएंस। तो यहाँ पे 3 पॉइंट नया आया, क्या आया, मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन। पहले क्या करना है, जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिख देना है रैंडम वेरिएबल का। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखने के बाद मीन क्या होगा, तो सिग्मा एक्स आई पी आई, जो उसको म्यू बोलेंगे। वेरिएंस क्या होगा, तो न्यू स्क्वायर और कितना होगा, तो सिग्मा एक्स आई स्क्वायर पी आई, और जो वेरिएबल आई होगा उसका वैल्यू 1 से लेकर n तक जाएगा माइनस न्यू स्क्वायर।
और स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स का जो होगा उसको न्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। डिफाइंड एज वैल्यू क्या होगा, रूट अंडर वेरिएंस। एक क्वेश्चन देखते हैं और क्लियर करते हैं। करें फाइंड द मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द नंबर ऑफ टेल इन टू टॉसेस ऑफ ए कॉइन। मतलब जब दो कॉइन को टॉस किए तो उसका मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन बताइए। खैर सैंपल स्पेस क्या होगा, दो कॉइन को टॉस करेंगे तो एच 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 टी टी एच टी टी, ठीक है। यानी यहाँ पे एन एस यानी टोटल सैंपल स्पेस कितना आ गया, तो 4 आ गया। यहाँ पे किसका मीन और वेरिएंस हमें निकालना है, तो कह रहा है फाइंड द मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द नंबर ऑफ टेल इन टू टॉसेस ऑफ ए कॉइन। मतलब यहाँ पे जो रैंडम वेरिएबल है वो क्या है, नंबर ऑफ टेल्स, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ टेल का ही हमें मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन बताना है। तो यहाँ पे रैंडम वेरिएबल क्या होगा, नंबर ऑफ टेल। तो मान लिए लेट एक्स इक्वल टू नंबर ऑफ टेल्स, मतलब दो कॉइन को जब टॉस किए, जब इन टू टॉसेस ऑफ ए कॉइन, मतलब एक कॉइन को जब दो बार टॉस किए तो उसमें नंबर ऑफ टेल का मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन बताना है। यानी कि नंबर ऑफ टेल जो होगा वही हमारे लिए रैंडम वेरिएबल होगा। अब एक्स का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, तो एक्स कैन टेक्स द वैल्यू, क्या क्या वैल्यू ले सकता है एक्स, यानी रैंडम वेरिएबल एक्स का क्या क्या वैल्यू होगा। एक्स क्या है, नंबर ऑफ टेल। तो दो कॉइन को जब टॉस कीजिएगा, दो कॉइन को टॉस कीजिएगा तो नंबर ऑफ टेल क्या होगा, तो या तो एक भी टेल नहीं होगा, या एक टेल होगा, या दो टेल होगा। यानी एक्स कैन टेक द वैल्यू 0 1 2। 0 मतलब एक भी टेल नहीं आए, 1 मतलब एक टेल आए, 2 मतलब दो टेल आए। तो एक्स का यही वैल्यू ले ही सकता है, एक्स यही 3 वैल्यू ले सकता है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो रैंडम वेरिएबल है उस रैंडम वेरिएबल का वैल्यू या तो 0 हो सकता है। 0 कब आएगा, जब एक जगह भी टेल नहीं आए, ये वाला। 1 कब आएगा, जब एक जगह टेल है, ये वाला आ जाए या ये वाला आ जाए। 2 कब आएगा, जब ये वाला आ जाए, दोनों जगह टेल आ जाए। तो बस इसी का हमें क्या करना है, मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन लिखना है। तो मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला अगर मालूम है तो पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिख दो और उसके बाद फॉर्मूला पे चिपका दो, बहुत आसान, ठीक है। देखते हैं, इसको आगे भी कर देते हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स इज गिवन बाय, पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखेंगे रैंडम वेरिएबल का। एक्स यहाँ पी एक्स, एक्स क्या क्या वैल्यू ले सकता है, 0 1 2। 0 लेगा, एक्स अपना वैल्यू 0 लेगा। 0 कब लेगा, मतलब 0 आने का मतलब एक बार भी टेल नहीं है, किसी एक पे भी टेल नहीं है, मतलब एक बार भी टेल नहीं है, मतलब क्या है, आएगा ये वाला। तो जब ये वाला आएगा तो प्रोबेबिलिटी क्या हुआ, तो 1/4, ठीक है। 1 मतलब एक बार टेल है, तो एक बार टेल है किसमें, इसमें या इसमें, कितना आ जाएगा 2/4। 2/4 यानी 1/2। और 2 मतलब दो बार टेल है, तो दो बार टेल है मतलब ये वाला आना चाहिए, तो कितना हो जाएगा 1/4। क्लियर, तो यह प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। खैर अगर डिटेल में लिखना चाहो और थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऐसे निकालेंगे, पी एक्स इक्वल टू 0 मतलब एक्स का वैल्यू 0 होगा। पी एक्स इक्वल टू 1 जब एक्स अपना वैल्यू 1 ले रहा है। पी एक्स इक्वल टू 2 जब एक्स अपना वैल्यू 2 ले रहा है। खैर यहाँ डायरेक्ट हम लिख दिए, अगर नहीं लिखना चाहते डायरेक्ट तो पहले ऐसे निकाल लो कि जब x का वैल्यू 0 होगा, यानी रैंडम वेरिएबल जब अपना वैल्यू 0 लेगा तब प्रोबेबिलिटी, 1 लेगा तब प्रोबेबिलिटी, 2 लेगा तब प्रोबेबिलिटी। पी एक्स इक्वल टू 0 करने का मतलब क्या, नो टेल। नो टेल करने का मतलब क्या क्या आएगा, दोनों जगह हेड आएगा, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा 1/4, ठीक है। नो टेल मतलब टेल आया ही नहीं, टेल नहीं आया मतलब क्या, दोनों जगह हेड आ जाए, दोनों बार हेड आ जाए, तब प्रोबेबिलिटी क्या होगा 1/4। दोनों बार हेड आएगा तो एक कॉइन को दो बार टॉस किए, दोनों बार हेड है, उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा 1/4, ठीक है। वहां से क्लियर है। पी एक्स इक्वल टू 1 मतलब 1 टेल आ जाए। 1 टेल कहने का मतलब
XT HT या TH आ जाए, मतलब ये वाला है ये वाला है, तब क्या होगा 2/4, 2/4 यानी 1/2। PX इक्वल टू 2, मतलब कि 2 टेल, दो जगह टेल आ जाए, दो जगह टेल आ जाए मतलब TT आ जाए, यानी कितना 1/4। ठीक है, तो ये तो खैर हम अलग से निकाल के दिखाए हैं क्लियर करने के लिए। एग्जाम में चाहो बोर्ड के एग्जाम में तो दिखा ही देना अलग से, उसके बाद लिख देना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। खैर यहाँ पे डायरेक्ट हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिख लिए। तो मीन कितना होगा, मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन बताना था, तो मीन होगा सिग्मा XI PI, I इक्वल टू 1, मतलब XI PI कहने का मतलब, XI PI कहने का मतलब ये हुआ कि जितना भी रैंडम वेरिएबल का वैल्यू होगा उसके क्रॉसबोंडिंग प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके सम कर दो। यहाँ पे लिमिट सिग्मा का लो या न लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे तो 3 ही है। तो XI PI कहने का मतलब दिस इंटू दिस, यानी 0 इंटू 1/4 प्लस 1 इंटू 1/2, 1 इंटू 1/2 प्लस 2 इंटू 1/4, कितना आ जाएगा, कितना आएगा, तो 0 हो गया, 1/2 1/2, तो 1/2 1/2 कितना आ गया 1, तो मीन आ जाएगा 1। फिर वेरिएंस, वेरिएंस न्यू स्क्वायर था, कितना था सिग्मा XI स्क्वायर PI माइनस न्यू स्क्वायर, वही था XI स्क्वायर, यानी इसको स्क्वायर करके क्रॉसबोंडिंग प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करना है। XI स्क्वायर PI मतलब 0 स्क्वायर इंटू 1/4 प्लस 1 स्क्वायर इंटू 1/2 प्लस 2 स्क्वायर इंटू 1/4 माइनस, ये तो इसका वैल्यू इतना लिखे अभी तक, माइनस न्यू स्क्वायर, तो न्यू अभी निकाले कितना 1, तो 1 का स्क्वायर करो, वैल्यू कितना आएगा, यहाँ से ये तो 0 आ गया, यहाँ पे आएगा 1/2 प्लस यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे भी आएगा 1/2 माइनस 1, तो 1/2 1/2 1 माइनस 1 कितना आ गया 0, तो वेरिएंस आ गया यहाँ पे 0। स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस 0 आ गया। XI स्क्वायर PI, XI स्क्वायर PI 1/4, 1 स्क्वायर, अच्छा हाँ गड़बड़ हो गया, कहाँ यहाँ 2 स्क्वायर 4 से 4 पूरा कर जाएगा ना, कितना आ जाएगा 1/2 प्लस 1 माइनस 1, कितना आ गया, ये वाला कट के 1/2 आ गया, तो वेरिएंस आ गया 1/2। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन, चलो SD लिख दिए, स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा न्यू, न्यू क्या होगा रूट अंडर वेरिएंस, रूट अंडर वेरिएंस यानी रूट अंडर 1/2 यानी 1/√2, 1/√2 का वैल्यू निकाल लो, कैसे कर सकते हो, ऊपर 2 ले लिए नीचे √2 ले लिए, फिर और पॉइंट पॉइंट में लिखना है तो लिख ही सकते हो, मतलब इसको तो इतना लिख सकते हैं ना 1/√2, √2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए तो √2/2 होगा, सॉरी इसको और भी पॉइंट में वैल्यू दे सकते हो। तो यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे। तो पहले हम क्या बताएं कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है, दूसरे में क्या बताएं कि रैंडम वेरिएबल का कुछ ना कुछ वैल्यू हो सकता है, फिर बताएं कि उस रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे लिखेंगे। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखने आ गया तो मीन कैसे लिखेंगे, वेरिएंस कैसे लिखेंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे लिखेंगे। क्वेश्चन यही आएगा, आपको नया नया एक्सपेरिमेंट देगा और उस एक्सपेरिमेंट में नया नया टाइप का वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल डिफाइन करेगा। सभी में यही करना है कि जो रैंडम वेरिएबल होगा उसका वैल्यू निकालो, क्रॉसपोंडिंग प्रोबेबिलिटी निकालो और इस तरह से मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू बताओ। और कुछ नहीं पूछेगा इस क्वेश्चन में, यही सब है, इसी टाइप का है। छापो, चलो एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, खत्म करते हैं इसको। करेक्ट 2 कार्ड्स ड्रॉन सक्सेसिवली विथ रिप्लेसमेंट फ्रॉम वेल सफेल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड, फाइंड द मीन वेरिएंस एंड ऑफ नंबर ऑफ किंग। देखो क्या कर रहा है कि 52 कार्ड में 2 कार्ड लगातार, मतलब एक के बाद एक निकाल रहा है विथ रिप्लेसमेंट। विथ रिप्लेसमेंट करने का मतलब क्या, यहाँ रिप्लेस कर रहा है, पहला कार्ड निकाला फिर उसको रिप्लेस करके फिर दूसरा कार्ड निकाला, तब यहाँ टोटल सैंपल स्पेस 52 होगा। अगर यही होता कि पहला कार्ड निकाला उसको रिप्लेस नहीं किया तब दूसरा कार्ड निकाला,
तब सैंपल स्पेस 52C2 होता। अगर रिप्लेसमेंट है तब तो 52 होगा, रिप्लेसमेंट नहीं होता तब 52C2 होता, जो आगे क्वेश्चन है इस पे मिलेगा। ठीक है, तो टोटल सैंपल स्पेस 52 होगा। और हमें मीन वेरिएंस किसका निकालना है? फाइंड द मीन वेरिएंस ऑफ नंबर ऑफ किंग। तो मान लेते हैं लेट x इक्वल टू x इज, मान लीजिए x इज ए रैंडम वेरिएबल। x क्या है? रैंडम वेरिएबल है। x क्या डिनोट करता है? यहाँ जो रैंडम वेरिएबल क्या डिनोट कर रहा है? x डिनोट्स नंबर ऑफ किंग्स इन टू ड्रॉ ऑफ कार्ड। x क्या डिनोट कर रहा है? नंबर ऑफ किंग इन टू ड्रॉ ऑफ कार्ड्स। मतलब दो कार्ड को जब निकाल रहे हैं, तो जब दो कार्ड को निकाल रहे हैं तो x क्या कर रहा है कि नंबर ऑफ किंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो x कैन टेक द वैल्यू, x कैन टेक्स द वैल्यू, x क्या क्या वैल्यू लेगा? 0, 1 या 2 यही लेगा। x अगर रैंडम वेरिएबल मान लिए और x क्या है? x जो है दोनों कार्ड में पहला कार्ड निकाले दूसरा कार्ड निकाले, मतलब दो बार कार्ड निकाल रहे हैं। तो दो बार कार्ड निकाल रहे हैं तो x जो है नंबर ऑफ किंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिनोट नंबर ऑफ किंग्स। चलो केवल इतना ही लिख दो और ज्यादा क्लियर होगा। नंबर ऑफ किंग को रिप्रेजेंट कर रहा है तो x क्या क्या वैल्यू ले सकता है? या तो एक भी किंग नहीं है, मतलब पहला बार भी किंग नहीं है, दूसरा बार भी किंग नहीं है, या एक किंग आ जाए। एक किंग कब आएगा? पहला बार में किंग आ जाए या दूसरा बार में किंग आ जाए। दो किंग मतलब पहला बार भी किंग आ जाए दूसरा बार भी किंग आ जाए, तो x यही वैल्यू ले सकता है। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालने जाए सबका, तो खैर इसका प्रोबेबिलिटी निकालने से पहले एक चीज और देखो, p प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग, यानी जब किंग आएगा उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 52 कार्ड में से किंग आए इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो टोटल किंग 4 होता है, 4/52 मतलब 1/13 होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग किंग, यानी किंग नहीं है इसका प्रोबेबिलिटी, तो 1 - 1/13 यानी कितना हो जाएगा? 12/13। ठीक है, मतलब ऐसे ही इसका जरूरत पड़ेगा। किंग आएगा, किंग आएगा 52 कार्ड में से एक कार्ड, पहला कार्ड को सिलेक्ट किए, किंग आएगा इसका प्रोबेबिलिटी तो 4/52, क्योंकि टोटल कार्ड में 52 कार्ड में 4 किंग होता है। फिर किंग नहीं आएगा इसका प्रोबेबिलिटी तो 1 - 1/13 यानी 12/13 होगा। खैर x क्या क्या वैल्यू ले रहा है? 0, 1 और 2। तो हमें जब x का वैल्यू 0 होगा तब प्रोबेबिलिटी 1 होगा, तब प्रोबेबिलिटी 2 होगा, तब प्रोबेबिलिटी निकालना होगा, तब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखा जाएगा। और जब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिख देंगे तब उसका प्रोबेबिलिटी लिखेंगे। तो चलो p x इक्वल टू 0, मतलब x जब वैल्यू 0 ले रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 करने का मतलब जब एक बार भी किंग नहीं है, एक बार भी किंग नहीं है इसका मतलब क्या? मतलब एक बार भी किंग नहीं है इसका मतलब पहला ड्रॉ में भी किंग नहीं है एंड दूसरा ड्रॉ में भी किंग नहीं है। इसका मतलब ये हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ नो किंग इन फर्स्ट ड्रॉ एंड नो किंग इन सेकेंड ड्रॉ, यही ना। फर्स्ट बार ड्रॉ किए कार्ड को निकाले तो भी किंग नहीं आया, एंड दूसरा बार भी कार्ड निकाले तो भी किंग नहीं आया। तो चलो पहला बार जब कार्ड निकालेंगे किंग नहीं आएगा, इसका प्रोबेबिलिटी कितना? 1/13 इनटू, अभी बाकी है बीच में एंड है। दूसरा बार भी कार्ड ड्रॉ किए फिर किंग नहीं आया तो भी प्रोबेबिलिटी 1/13 होगा, यानी कितना? 2/13। क्लियर है? पहला बार कार्ड निकाले, यहाँ px इक्वल टू 0, यानी कि दोनों बार जो ड्रॉ किए हैं कार्ड निकाले हैं दोनों में से कभी किंग नहीं है। पहला बार भी किंग नहीं है एंड दूसरा बार भी किंग नहीं है। तो पहला बार किंग नहीं आया, पहला बार निकाले कार्ड किंग नहीं आया, इसका प्रोबेबिलिटी 1/13। अच्छा किंग नहीं आए तो 12/13 होगा, 12/13, 12/13 यानी कितना हो जाएगा? 144/169। बराबर हो गया था। पहला बार भी किंग नहीं आया, इसका प्रोबेबिलिटी 12/13। दूसरा बार भी किंग नहीं आया,
उसका भी प्रोबेबिलिटी 12/13। यहाँ तो कार्ड को रिप्लेस कर रहे हैं ना, पहला बार जो निकाले उसको फिर वापस रख दिए, वापस नहीं रखते क्वेश्चन अलग हो जाता। कैसा होता है वो आगे देख लेंगे, आगे है क्वेश्चन इस पे। फिर px इक्वल टू 1, px इक्वल टू 1 मतलब एक किंग आ जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 किंग मतलब एक किंग आए। एक किंग आए इसका मतलब क्या, एक किंग आए इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट ड्रॉ में किंग आए, दूसरा में फर्स्ट ड्रॉ में किंग आए, दूसरा ड्रॉ में किंग नहीं आए। किंग बार मतलब किंग नहीं आए। या ऐसे भी हो सकता है पहला ड्रॉ में किंग नहीं आए लेकिन दूसरा में किंग आ जाए। समझ में आ रहा है, एक ही किंग आना है, तो एक किंग आना है तो पहला बार किंग आ जाए, दूसरा बार ड्रॉ किए किंग नहीं आया। या पहला बार ड्रॉ किए किंग नहीं आया, दूसरा में किंग आ जाए, तो निकाल लो। किंग आए इसका प्रोबेबिलिटी, पहला बार किंग आ गया 1/13 इनटू किंग नहीं आया इसका प्रोबेबिलिटी 12/13 और का मतलब प्लस। फिर पहला बार में किंग नहीं आया इसका प्रोबेबिलिटी 12/13, दूसरा बार में किंग आ गया तो इसका प्रोबेबिलिटी 1/13। तो 12 और 12, 2 इंटू 12/169 यानी 48/169। ठीक है, 12/169, 12/169। px इक्वल टू 2 यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 किंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 किंग मतलब 2 किंग आ जाए। 2 किंग कब आएगा, पहला बार भी किंग आ जाए, दूसरा बार भी किंग आ जाए। पहला बार किंग आए 1/13, दूसरा बार किंग आए 1/13 यानी 1/169। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिख दो, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा। तो एक्स वैल्यू क्या क्या ले रहा है, 0, 1 और 2। जब एक्स का वैल्यू 0 है तब प्रोबेबिलिटी कितना है, प्रोबेबिलिटी तब कितना है 144/169। जब 1 है तब प्रोबेबिलिटी कितना है 48/169। जब 2 है तब प्रोबेबिलिटी कितना है 1/169। जब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया तो मीन क्या होगा, तो xi pi सिग्मा xi pi। xi मतलब 0 इंटू 144/169 प्लस 1 इंटू 48/169 प्लस 2 इंटू 1/169। वैल्यू निकालो, 48/169 प्लस 2/169 यानी कितना हो जाएगा 48 प्लस 2 यानी 50/169। इसको सिंप्लीफाई करो, जो आएगा वो मीन आएगा। वेरिएंस निकालने के लिए, तो वेरिएंस निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे सिग्मा xi स्क्वायर पी माइनस म्यू स्क्वायर, मतलब xi स्क्वायर 0 स्क्वायर इंटू इतना प्लस 1 स्क्वायर इंटू इतना प्लस 2 स्क्वायर इंटू इतना। ठीक है, माइनस जो आएगा उसमें म्यू स्क्वायर यानी वहां जो आया उसके स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे क्लियर होगा कि 2 कार्ड को हम ड्रॉ कर रहे हैं और एक के बाद एक ड्रॉ कर रहे हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। तो x का जो वैल्यू होगा, रैंडम वेरिएबल जो है x को मान लिया, x क्या है नंबर ऑफ किंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो x वैल्यू 0 लेगा, 1 लेगा या 2 होगा। 0 जब लेगा यानी एक बार भी किंग नहीं आया, फर्स्ट ड्रॉ में भी किंग नहीं आया, दूसरा ड्रॉ में भी किंग नहीं आया यानी इतना। 1 आए, x का वैल्यू 1 है मतलब एक किंग आए, मतलब किसी एक पे किंग आए। पहला बार किंग आ गया तो दूसरा बार नहीं आए, या पहला बार किंग नहीं आए तो दूसरा बार किंग आ जाए, वहां से इतना आ गया। फिर x इक्वल टू 2 यानी दोनों बार किंग आ जाए, दोनों बार किंग यानी पहला बार भी किंग दूसरा बार भी किंग, तो 1/13 इंटू 1/13 यानी 1/169। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिख दिया, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिख दिए तो यहाँ से क्या हो गया, मीन वैसे निकाले, मीन निकाल लिए तो वेरिएंस ऐसे निकालेंगे। समझ में आ रहा है, वैल्यू यहाँ पे रखो, वेरिएंस सब निकालो, सब तो कैलकुलेशन है, खुद करना, आप छापो इतना। अच्छा यहाँ पे यहाँ अगर 12 2 इंटू 12 होगा 24 होगा। ठीक है, 24 तो यहाँ पे 24 होगा, तो 24 इसको सिंप्लीफाई करो 26 होगा। ठीक,
थोड़ा कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया था, खैर समझ में आ गया। छाप लो इसको। तो इसमें अब जल्दी जल्दी बता देते हैं, थोड़ा हिंट दे दे रहे हैं क्या करेंगे। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन साइमल्टेनियसली और सक्सीवली विदाउट रिप्लेसमेंट, 2 कार्ड को विदाउट रिप्लेसमेंट एक के बाद एक क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। फॉर्म ए वेल सफेल पैक ऑफ 52 कार्ड, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ नंबर ऑफ एसेस। एस आपको मालूम होगा, एस मतलब जिस पे ए लिखा होता है कार्ड पे, तो नंबर ऑफ एसेस कितना एस होता है कार्ड में, तो 4। खैर यहाँ पे सिंपल स्पेस कितना हो जाएगा 52C2, क्यों, क्योंकि एक के बाद एक निकाल तो रहे हैं लेकिन रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट हो रहा है। मान लेते हैं लेट एक्स इज ए नंबर, एक्स इज ए रैंडम वेरिएबल, एक्स क्या है, रैंडम वेरिएबल है। एक्स क्या डिनोट कर रहा है, एक्स डिनोट्स नंबर ऑफ एसेस, एक्स क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ एसेस को डिनोट कर रहा है। तो एक्स कैन टेक द वैल्यू, एक्स कैन टेक द वैल्यू, एक्स क्या क्या वैल्यू लेगा, तो एक्स जो है नंबर ऑफ एसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक्स क्या क्या वैल्यू लेगा, तो एक्स जो है 0 लेगा, मतलब एक भी एस नहीं है। हो सकता है ना 2 बार, पहला बार कार्ड निकाले बाहर रखे, दूसरा बार कार्ड निकाले उसको भी बाहर रखे, तो पहला बार भी एस नहीं है, दूसरा बार भी एस नहीं है, या एक बार एस आ जाए, एक बार एस आ जाए, या 2 बार एस आ जाए, यही एक्स वैल्यू ले सकता है। तो कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी निकाल लो, और कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिख देंगे। जब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिख दिए तो मीन और वेरिएंस का फॉर्मूला मालूम है, मीन और वेरिएंस लिख सकते हैं, वही मीन और वेरिएंस निकालना है। जब एक्स का वैल्यू 0 होगा, एक्स का वैल्यू 0 यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ नो एसेस, यानी एक बार भी एसेस नहीं है, एसेस आए ही नहीं, इसका मतलब ये हुआ एसेस कब नहीं आएगा, तो प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं तो एसेस कब नहीं आएगा। तो टोटल 52 कार्ड होता है, 52 कार्ड में से 4 कार्ड एस होता है। अगर इन 4 के अलावा बचा कितना 48, 48 कार्ड में 2 कार्ड कोई भी सेलेक्ट होकर आ जाए, 48 कार्ड में कोई भी 2 कार्ड आ जाए तो एसेस नहीं होगा। तो यहाँ पे तो खैर टोटल सैंपल स्पेस तो 52C2 है, ठीक है। और भैर इसके लिए फेवरेबल कितना होगा, एस आना ही नहीं चाहिए, तो 48 कार्ड में से कोई भी 2 कार्ड आ जाए, इसको कर लो भैर फॉर्मूला से जो भी होता है जो बताए थे वो होगा इसका प्रोबेबिलिटी। पी एक्स इक्वल टू 1 मतलब एक एस आए, एक एस आए कहने का मतलब क्या कि 2 बार आप कार्ड को निकाल रहे हैं तो एक ही बार एस आना चाहिए। इसका मतलब एक कार्ड जो होना चाहिए चारों एस में से कोई एक 4 एस होगा और 48 नॉन एस होगा। टोटल प्लेइंग कार्ड में 4 एस होगा और 48 नॉन एस होगा, तो हमें एक एस को लाना है, तो एक कार्ड 4 में से आना चाहिए और एक कार्ड 48 में से आना चाहिए। तो 4 कार्ड में से एक कार्ड 4C1, यह क्या बताया कि एक एस आ गया। अब क्या होना चाहिए, दूसरा एस नहीं होना चाहिए, तो 48 में से एक कार्ड आ जाए तो 48C1। तो पी एक्स इक्वल टू 1 मतलब एक एस आना चाहिए, तो एक एस कब आएगा, तो 4 कार्ड में से एक कार्ड सेलेक्ट किए तो एस ला दिए, और जो 48 नॉन एस है उसमें से एक कार्ड सेलेक्ट किए, बाई टोटल कितना 52C2। इसको सिंप्लीफाई करो क्या आ जाएगा आपका, इसका प्रोबेबिलिटी। फिर एक्स इक्वल टू 2 यानी 2 एस हो जाए, 2 एस हो जाए इसका मतलब क्या, पहला बार भी एस हो दूसरा बार भी एस हो, मतलब ये जो 4 एस है इसी चारों एस में से दोनों कार्ड आ जाए, तो 4C2 बाई टोटल कितना 52C2। इसको सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई तो कर ही सकते हो, तो प्रोबेबिलिटी सबका मालूम हो गया, उसका कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू के नीचे प्रोबेबिलिटी रखेंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ गया तो मीन वेरिएंस निकाल कर बता दो, एक कैलकुलेशन है। तो उम्मीद करते हैं कि वाला समझ में आया होगा। क्वेश्चन बहुत आसान पूछता है, इसमें बस मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन पूछेगा, उसके लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिख दो, फॉर्मूला याद रखो, आ जाएगा। क्वेश्चन पढ़ने के बाद इसमें क्या होगा कि आपको खुद देखना होगा, क्वेश्चन पढ़ने के बाद इसमें रैंडम वेरिएबल किसकी बात कर रहे हैं, जो भी बात करेगा जिसका भी मीन वेरिएंस निकालने के लिए उसी को रैंडम वेरिएबल मानेंगे, और उसका कुछ वैल्यू हो सकता है वो आपको क्वेश्चन पढ़ने से पता चल जाएगा। और जो रैंडम वेरिएबल होगा उस रैंडम वेरिएबल का जो वैल्यू होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी लिखना है। तो मेन काम यही है। छापो क्वेश्चन तो अब बन जाना चाहिए, बनाओ जाकर क्वेश्चन, देखते हैं अगले वीडियो में।